जय हिंद। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बतलाया था कि यदि प्रतिरोध की लंबाई में परिवर्तन कर दिया जाए, लेंथ में चेंज कर दिया जाए, या फिर उसकी मोटाई में या उसकी थिकनेस में हम चेंज कर दें, तो उसके प्रतिरोध पर, रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कैसे फार्मूले होंगे, क्या थ्योरी होगी और उनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध में चेंज लंबाई के साथ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में यदि परिवर्तन कर दिया जाए, लंबाई को यदि परिवर्तित कर दिया जाए, कोई प्रतिरोध है, कोई तार, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और उसकी लंबाई चेंज कर दी जाए, तब फार्मूला बनता है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर का फार्मूला बनता है यदि लंबाई में चेंज कर दिया जाए। अब यदि मान लें कि पहले तार का रेजिस्टेंस है R1, लंबाई चेंज कर दी, अब इसका रेजिस्टेंस है R2, पहले लंबाई L1, बाद में लंबाई L2 है। तो जो नया रेजिस्टेंस है R2 इक्वल टू होता है N स्क्वायर ऑफ R1। बहुत ही काम का फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। N का मतलब होता है N टाइम्स, कितने गुना है, गुना। जैसे हम ले सकते हैं 2 टाइम्स, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ऐसा ले सकते हैं। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, इसके लंबाई को दुगनी कर दी, डबल कर दी, तो अब नए वायर का, नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो N है 2 गुनी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो नया रेजिस्टेंस जो है पुराने के बजाय अब 4 गुना हो जाता है। तो ये फार्मूला हम लगा करके किसी तार की लंबाई में परिवर्तन यदि की है, तो नए तार का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब यदि परसेंट में आपसे पूछ लिया जाए कि परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, यदि लंबाई में परिवर्तन किया है और प्रतिशत में आपसे पूछा जाए, चेंज इन परसेंट, चेंज इन परसेंट, प्रतिशत परिवर्तन, तो फार्मूला हम लिखते हैं डेल R अपन R इंटू 100। ये फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं R%। यहाँ पर पावर आगे आ जाती है 2, इसको लिखते हैं डेल L अपन L इंटू 100। तो इस फार्मूले से हम कितना प्रतिशत चेंज हुआ है प्रतिरोध, वो हम निकाल सकते हैं। R के लिए लिखते हैं डेल R अपन R इंटू 100, जिसको हम बोलते हैं R प्रतिशत चेंज। फिर ये पावर, जहाँ भी जितनी भी पावर हो आगे आ जाती है। L के लिए लिखते हैं डेल L अपन L इंटू 100। इस फार्मूले की हेल्प से हम परसेंटेज चेंज हम कर सकते हैं। तो ये जो दो फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम लंबाई में यदि परिवर्तन है, यदि लेंथ में चेंज हो, तो हम फार्मूलों की हेल्प से न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब लंबाई के अलावा यदि आपको मोटाई में परिवर्तन दे दे, थिकनेस में, जिसको हम एरिया बोल रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकेंड हम लिखें चेंज इन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लिख रहे हैं A।
ए में परिवर्तन, ए में परिवर्तन। तो इसके लिए फार्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ये कोई वायर है, तार है, और ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद होता है। और ये शेप कैसा होता है, ये होता है सर्क्यूलर, ये होता है सर्क्यूलर। कोई भी तार है उसको यदि ऊपर से काट दिया जाए तो जो हमको भाग दिखेगा वो होता है वृत्ताकार, सर्क्यूलर। यानी यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो ए का जो फार्मूला है वो हो जाता है पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसके लिए यदि फार्मूला रेडियस के टर्म में देखें तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू, देखो ये क्या होगा, यहाँ स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर हो जाता है पाई स्क्वायर आर की पावर 4। पाई होता है कांस्टेंट, तो यहाँ आ जाता है आर प्रोपोर्शनल टू, केवल क्या रहेगा आर, तो 1/r की पावर 4। तो ये ऐसे दो फार्मूले। यदि एरिया दिया हो तो पहला फार्मूला लगाएं, रेडियस त्रिज्या दी हो तो दूसरा फार्मूला लगाएं। इन दोनों ही कंडीशन में, हम दोनों कंडीशन में यदि परसेंट चेंज देखें, प्रतिशत वृद्धि देखें, पहले में यदि देखें तो ये आर के लिए होती है डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, अब देखें ये ए स्क्वायर है, ए ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर -2, तो माइनस आ जाएगा आगे और फार्मूला बन जाएगा ए का डेल ए अपॉन ए इंटू 100। तो इस फार्मूले की सहायता से आप परसेंट चेंज निकाल सकते हैं आर में। दूसरा इसके लिए देखें तो ये होगा डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू, फिर ये आर की पावर 4, ये ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो होगी आर की पावर -4, -4 आ जाएगा आगे, इंटू आर के लिए लिखेंगे डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो ये दो फार्मूलों को लगा करके हम कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी प्रतिरोध में है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले की हेल्प से हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड वह क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बतला रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, समझ लें कि हमारी एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लें। ए वायर ऑफ 10 ohm रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है, एक तार जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को कर दिया है 10 गुना, इसकी लंबाई को कर दिया है 3 गुना। यदि पहले लंबाई L1 है, बाद में L2 है, तो L2 जो है पहले से 3 गुना है। पहले रेजिस्टेंस कितना है तार का, 10 ओम। तो हमको क्या पता करना है, हमको ज्ञात करना है नंबर 1 पर रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता, और दूसरे नंबर पे निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, मतलब आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखें रेजिस्टिविटी में यदि तार नहीं बदला है, मटेरियल पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। ये जो प्रतिरोधकता है ये केवल दो ही बातों पर निर्भर करती है, एक पदार्थ पर जिस पदार्थ से तार बना है, और दूसरा तापमान पर। ताप की बात ही नहीं है क्वेश्चन में, और तार वही का वही है, खींच के 3 गुना कराएं तो तार वही है, तो रेजिस्टिविटी भी यही रहेगी। तो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम, चेंज नहीं होगी, उतनी की उतनी ही रेजिस्टिविटी रहेगी।
तो पहला पार्ट आपका जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है कि उस तार जिसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया है उसकी प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी, अनचेंज अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित चेंज नहीं होगी। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है इसका प्रतिरोध। तो जो नया प्रतिरोध है उसके लिए फार्मूला आपको बतलाया है, R2 इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ R1। एन आपको दिया है, एन बराबर क्वेश्चन में दिया है 3 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना दिया है। तो एन की जगह आप रख देंगे कितना, एन की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू R1 दिया है 10। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 और ये कितना हो जाएगा 90 ओम। 90 ओम नया रेजिस्टेंस होगा, यानी किसी तार जिसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए 3 टाइम्स। तो अब जो पहले प्रतिरोध 10 गुना था अब कितना हो जाता है 9 गुना हो जाता है, और 9 गुने से कितना हो जाता है 90 ओम हो जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसी में आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, प्रतिशत वृद्धि, तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देख लें। इसी क्वेश्चन में यदि पूछ लें कि परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी थर्ड पार्ट आप ऐसा मान लें R% आपसे यदि पूछ लिया है चेंज इन R%, तो R% फार्मूला आपको लिखवाया है $R/R इंटू कितना 100। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लें अच्छे से। $R मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस में परिवर्तन R2 माइनस R1 अपन ओरिजिनल R1 इंटू 100। इस फार्मूले से आप परसेंट चेंज निकाल सकते हैं। R2 आपने निकाला है 90 माइनस R1 आपको दिया हुआ है 10, फिर अपन ओरिजिनल है 10 इंटू में है 100, और इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले ऊपर माइनस करें, 90 माइनस 10 तो ये हो जाता है 80 अपान 10 इंटू कितना हो जाता है 100। R2 माइनस R1 90 माइनस 10 अपान में ओरिजिनल कितना है 10, तो 90 माइनस 10 कितना होता है 90 माइनस 10 होता है 80 अपान 10, और 0 से 0 कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो यहाँ से फाइनल आंसर निकलता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज है वो आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कार्बन कोड रेजिस्टेंस आपसे पूछे जाते हैं। कार्बन कोड रेजिस्टेंस, ये कितना आता है 800%, यानी 800% रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कार्बन कोड के। अब कार्बन कोड क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोधों का वर्णक्रम या वर्ण कोड कैसे निकालते हैं। इस टाइप से कोई
मान ले कोई रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध पर अलग अलग रंग की रिंग बनी रहती है, 3 रिंग बनी रहेगी और एक चौथी रिंग आखिरी में रहती है। पहली रिंग ए, दूसरी रिंग बी, तीसरी रिंग सी और चौथी रिंग होती है डी। 4 रिंग होगी कलर की, अलग अलग कलर की रिंग होती है। अब इसमें कलर अलग अलग रहेंगे। अब क्या क्या कलर हो सकते हैं? पहला होता है ब्लैक कलर, दूसरा होता है ब्राउन, तीसरा होता है रेड कलर, चौथा होता है ऑरेंज, तीसरा होता है, अगला होता है येलो, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्लू, फिर होता है वायलेट, फिर होता है ग्रे, फिर होता है वाइट, फिर होता है गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप से कलर होगा। और आखिरी में होगी नो रिंग। अलग अलग कलर, ब्लैक काला रंग होगा, भूरा रंग होगा, लाल रंग होगा, नारंगी नारंगी रंग, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ग्रे को हम बोलते हैं धूसर या स्लेटी। फिर होगा सफ़ेद। इतने रिंग के कलर होंगे। गोल्ड होगा स्वर्ण कलर, फिर होगा रजत, और कोई रिंग ना हो तो इनके कोड क्या है कलर के, वो देखें। कोड काले का होता है 0, भूरे का होगा 1, लाल का होगा 2, नारंगी का होगा 3, पीले का होगा 4, हरे का होगा 5, नीला 6, बैंगनी होगा 7, स्लेटी होगा 8, सफ़ेद होगा 9। और ये जो 3 अलग अलग कलर हैं, ये टॉलरेंस बतलाते हैं। ये होता है 5%, इसमें होता है 10% और इसमें होता है 20%। अब ये कैसे निकालते हैं, ये अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ। ये कलर कोड से हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब मान लें कि ये जो ABC 3 है, ABC 3 कलर में आपको पहला दिया है येलो, ए दिया है येलो, पीला कलर दिया है बी, दूसरी रिंग में दिया है वायलेट, बैंगनी सी, तीसरा आपको दिया हुआ है ब्राउन, और डी आखिरी में जो चौथी रिंग होती है वो दी है आपको गोल्ड की, स्वर्ण। और अब आपको यहाँ इसमें रेजिस्टेंस निकालना है ये कलर को देख करके। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है R = AB × 10⁻⁶ ± D।
ये फार्मूला अच्छे से याद रख लें। तो R इक्वल टू AB, ए है येलो, अब देखें येलो के लिए, पीले रंग के लिए क्या नंबर है 4। B कितना है यहाँ पर वायलेट, वायलेट के लिए देखें, वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी के लिए है 7। फिर होगा इंटू 10 की पावर C कितना है ब्राउन, ब्राउन के लिए देखें, ब्राउन भूरा, पावर कितनी है 1, प्लस माइनस D है गोल्ड, गोल्ड के लिए यहाँ से देखें, गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो यहाँ लिखा हमने 5% और उसको सॉल्व कर लें तो ये होता है 470 ओम, 470 ओम। और इसकी जो वैल्यू है प्लस माइनस 5% हो सकती है, मतलब 470 ओम से या तो 5% प्लस मतलब ज़्यादा और माइनस मतलब 5% कम। ये प्लस माइनस जो है आखिरी का D, ये टॉलरेंस बतलाता है कि ये हमने वैल्यू निकाली है, जैसे यहाँ निकाली 470, तो वो वैल्यू कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है। तो यहाँ पर इस नंबर से 470 से 5% ज़्यादा हो सकती है या 5% कम, इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है, इतना चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार यदि कोई आपको रेजिस्टर दिया है, प्रतिरोध दिया है जिसमें 4 रिंग है अलग अलग रंग की, कलर की, तो ये कलर कोड लिखे हैं, ये नीचे इनकी टॉलरेंस है, तो ये टोटल 10 कलर हैं और 3 इनकी टॉलरेंस सहनशीलता है, जो हमको प्लस माइनस में ये कितनी अधिक या कितनी कम वैल्यू हो सकती है वो बतलाती है। तो इस प्रकार ये फार्मूला अच्छे से याद रख लें, ये आपसे कलर कोड से आप जो आपको प्रतिरोध दिया है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये कलर कोड होने के बाद हम थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे रेजिस्टर में भी होता है, तो वो देख लें। कॉम्बिनेशन देखें हम रेजिस्टर का, तो पहले हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन और बाद में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, और किसका प्रतिरोधों का, रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें क्या करें, इसमें इस प्रकार से हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। ये जो जिग-जैग लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये हम प्रतिरोध का संकेत लेते हैं। इसमें हमने 3 रेजिस्टर लिए हैं, 3 अलग अलग रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग लिया। तीन हम रेजिस्टर ले लें, एक ले लें R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तीसरे का R3 और एक इनको बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया। बैटरी का पोटेंशियल है V और एक प्लग की लगाई, यहाँ से करंट फ्लो होगा I, तीनों में करंट जाएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सभी पर करंट सेम होता है पर पोटेंशियल अलग अलग, पहले पे V1, दूसरे पे V2, तीसरे पर V3, पर करंट सभी पर होता है सेम। यहाँ पर I, दूसरे में I और तीसरे में भी I। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आपस में जुड़े रहेंगे। पहला वाला बैटरी के पॉजिटिव से, आखिरी वाला बैटरी के नेगेटिव से, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। फार्मूले हम इसके देखें तो फार्मूले जो आपने कैपेसिटर में, संधारित्र में पढ़े थे जस्ट उसके अपोजिट, यहाँ सीरीज़ में फार्मूला वही लगेगा जो वहाँ पर अपने पैरेलल में लगाया था। तो सीरीज़ के लिए मैं लिख रहा हूँ RS, एस फॉर सीरीज़। फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डायरेक्ट फार्मूला है। यदि 2 हैं तो 2 के लिए आप लिख लेंगे R1 प्लस R2, 2 के लिए R1 प्लस R2, 3 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखें
यदि ये तीनों सेम है, इफ़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, मान लिया कि सभी R के बराबर है, तो R और R 2R, एक और R हो तो 3R, 4 हो तो 4R, 5 हो तो 5R और N हो तो NR। तो मान ले कैसे है, N है कि ऐसे कितने जुड़े हुए N है, तो फार्मूला हो जाएगा N इंटू R। पर ये कब लगाएंगे, जब कैसे हो, ये N तक हो, N तक हो तो ये हो जाता है NR, यानी जितने भी प्रतिरोध दिया है उनका N गुना। अब मान ले एक है 2 ओम, दूसरा है 3 ओम और तीसरा है 5 ओम। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 2 और 3 5 और 5 10, यानी टोटल कितना आ जाता है 10 ओम, 10 ओम आता है। तो ध्यान से देखें तो ये सबसे बड़े से भी क्या है, बड़ा है। तो ये तभी यूज़ करेंगे जब हमको 2 या 2 से कॉम्बिनेशन ज़्यादा का चाहिए, तो ज़्यादा निकालने के लिए हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। और एक जैसे यदि n हो तो ये हो जाता है NR के इक्वल। अब विशेषता क्या है इसकी, सबसे पहला सभी में करंट होता है सेम, सभी में जितने भी सीरीज़ में जुड़े हैं उनमें विद्युत धारा रहेगी सेम, पोटेंशियल इनके रहेंगे अलग अलग, पोटेंशियल कैसे रहेंगे अलग अलग, और टोटल पोटेंशियल देखें तो वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होता है टोटल पोटेंशियल। इसमें जो परिणामी आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS क्या होता है, सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। तो इस टाइप से हम फार्मूले लगाकर दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बाद हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। समांतर में सभी रेजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से जुड़े होते हैं। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर डायरेक्ट जुड़े रहते हैं बैटरी के साथ। कैसे जुड़े रहेंगे, मान लीजिए पहला, फिर इधर ये दूसरा, ये मान ले तीसरा, ये 3, इस प्रकार से जुड़े हैं और इनको जोड़ दिया है, इनके ग्रुप को हमने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ, प्लग की के साथ हमने जोड़ दिया, जिसका पोटेंशियल मान ले, विभव मान ले V, यहाँ से करंट निकलेगा कितना I। एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। तो ये जो I है तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में करंट रहेगा अलग अलग, एक में I1, एक में I2, एक में I3। यानी आप टोटल यदि I देखते हैं तो किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो करंट सब में अलग अलग, पर चूँकि डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं तो सब पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। पहले पर भी V होगा, दूसरे पर भी V होगा और तीसरे पर भी कितना होगा, V। तो ये बात अब याद रख लें कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो सभी डायरेक्ट बैटरी से जुड़ते हैं और सभी का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बैटरी का है, मतलब सभी का V होगा। ये 10 वोल्ट है तो तीनों पर 10 वोल्ट रहेगा। हाँ, सभी में करंट कैसा रहेगा, अलग अलग करंट रहेगा। फार्मूला देखें तो 1/RP, P फॉर पैरेलल, समांतर क्रम के लिए फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला हम लगाते हैं और यदि इसको डायरेक्ट LCM लेकर के सॉल्व करें तो फार्मूला कैपेसिटर में भी आपको ये बतलाया था। फार्मूला होता है R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन साइक्लिक आर्डर में, चक्री क्रम में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस प्रकार से इसका फार्मूला होगा। यदि हम 2 के लिए देखें, फॉर 2 रेजिस्टेंस, तो फार्मूला होगा RP इक्वल टू
R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये 2 के लिए फार्मूला होगा, ये 3 के लिए फार्मूला। यदि ये तीनों सेम है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल है, और मान लो कहाँ तक है, n तक है, और सभी की वैल्यू है R, n तक, कहाँ तक हो, n तक, अप टू n। तो क्या फार्मूला रहता है, तो फार्मूला बड़े काम का है, आर पी इक्वल टू आर बाई एन। और सीरीज़ में आपने क्या फार्मूला देखा था, आर एस इक्वल टू एन इंटू आर, ये फार्मूला आपने देखा था। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रख लें। सीरीज़ में होता है एन आर, एन गुना अधिक, पैरेलल में होता था आर बाई एन, एन गुना कम, अपान में हो तो कम, मल्टीप्लाई में हो तो अधिक। तो इस प्रकार इन फार्मूलों को लगा करके हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें। इनके मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिनमें सीरीज़ पैरेलल एक साथ दिया रहता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देख करके भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो एक बार देख लें। एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखें। इसमें एक ब्रांच है ऊपर, जिसमें 3 रजिस्टर हैं, एक ब्रांच नीचे है, उसमें भी 3 रजिस्टर हैं, और इस ब्रांच को फिर एक रजिस्टर के साथ लेफ्ट में और एक राइट में हम कनेक्ट करते हैं। इस टाइप से आपको ब्रांच दिए, एक ए इधर पॉइंट दिया है, एक बी पॉइंट उधर दिया है, सभी का रेजिस्टेंस है सेम, सभी का प्रतिरोध एक समान है आर। और अब आपको इस पूरे को मिला दिया जाए तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपको पता करना है, यानी ये प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा वो आपको पता करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे सही तरीका ये है कि सबसे बड़ी ब्रांच को सॉल्व कर लें। तो इसमें देखें, नीचे आर आर आर, यहाँ पर ये जो तीनों आर हैं ये कौन से क्रम में हैं वो देख लें। ये आपस में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में हो तो डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, आर एस का भी जो फार्मूला आपको लिखवाया था, फार्मूला क्या था, एन आर। यहाँ एन कितने, 1 2 3, तो ये 3 इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3R। सेम वैसे ही ऊपर भी है, तो ऊपर यदि है तो ये ऊपर इनको भी मिलाएं, तो ये कितना होगा, ये भी R R R, तो ये कितना हो जाएगा 3R। अब आपका डायग्राम हो गया चेंज, इधर है R, इधर ऊपर है 3R, फिर नीचे देखें, नीचे कितना है 3R, इन दोनों को मिलाएं, यहाँ कितना है, यहाँ है R R। अब ये 3R और ये 3R ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में फार्मूला जब दोनों एक समान हो तो होता है R बाई N, या 3R 3R, तो ये हो जाएगा 3R, N मतलब कितने हैं 1 2, तो 3R बाई 2। तो इन दोनों को जब मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से कितना बनेगा 3R बाई 2। तो अब आपका जो डायग्राम है बदल जाएगा, एक R, दूसरा 3R बाई 2, और तीसरा जो है वो कितना है R, और इधर है B, इधर है A। तो इन दोनों का मिला करके इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो अब कितना होगा वो हमको देखना है। तो ये R A B निकालना है, A और B के बीच में R कितना। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सीरीज़ है कि पैरेलल, ये तीनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। तो फार्मूला है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लिखेंगे R प्लस 3R बाई 2 प्लस R।
बस इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का R में करें, 2 का R में करें तो 2R और 3R, तो 2R और 3R 5R, 5 और 2 7R, तो हो जाता है 7R/2, यानी हो जाएगा 3.5R। ये इसका आंसर रहेगा। आपको समझाना था इसलिए बड़ा फैला करके इसको किया, नहीं तो ये डायरेक्ट भी हो जाता है। तो इस टाइप से आप डायग्राम वाले क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी कंसेप्ट अच्छे यदि क्लियर हो तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिक्स करके जो बनाए क्वेश्चन है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ सेल की जानकारी देख लें। सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। तो कोई कंटेनर लें, कंटेनर में 2 रॉड हमने डुबोई है और अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, मान ले NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 2 टर्मिनल है, जब इसका ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो इसमें 2 टाइप के आयन बनते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से? एक बनेगा Na+, दूसरा बनेगा OH-, है ना, 2 टाइप की। तो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। जो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये इसको हम बोलते हैं विद्युत सेल। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। कैथोड और एनोड ये कहलाते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं, तो इनमें से एक कैथोड है, एक है एनोड। तो जो कैथोड है, मान लें कि एक है ये कैथोड और दूसरा है एनोड। तो एनोड की तरफ कौन जाएगा? माइनस वाला। और कैथोड की तरफ कौन जाता है? प्लस वाला। ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जाएगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ। और हाइड्रोक्साइड आयन किसकी जाएगा? कैथोड की तरफ। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। इसमें अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। एक होता है EMF, हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल या EMF क्या होता है कि ये जो दोनों टर्मिनल हैं, जब इनको सर्किट से नहीं जोड़ा जाए तो इन दोनों के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल किनके बीच में? बिटवीन टर्मिनल, इसी को हम क्या बोलते हैं? EMF। ये जो 2 टर्मिनल है, इन दोनों के बीच जो अधिकतम विभव है वही कहलाता है विद्युत वाहक बल। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, पर करंट कांस्टेंट हो ये कोई पक्का नहीं है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। अब इसको यदि हम किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें तो इनकी कैसी गतिविधियाँ रहती है वो देख लें। इसमें एक हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब इलेक्ट्रोड
दो इलेक्ट्रोड हैं कैथोड एनोड, इनके जो आयन है, सोडियम आयन जाएगा किधर, कैथोड की तरफ, और हाइड्रोक्सिल आयन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पूरे तरह से घुलता नहीं है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विद्युत अपघट्य जो है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इन आयनों को इनके इलेक्ट्रोड की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है, अपोज करता है। और यही अपोज क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण, विद्युत अपघट्य के कारण आयनों को इलेक्ट्रोड की ओर जाने से रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता है। यही रेजिस्टेंस कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसका सेल का यदि सिंबल देखें तो इस टाइप से हम देखते हैं, ये सेल का होता है सिंबल। इतना ये सिंबल है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो दो बड़ी लकीरें हैं इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, कैपिटल ई। अब किसी सेल को यदि जोड़ दिया जाए किसी सर्किट के साथ, तो उसमें कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी के क्या क्या फार्मूले होंगे वो समझ लें। हम हेडिंग लिखते हैं सेल इन क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ में, बंद परिपथ में सेल, बंद परिपथ में सेल। तो ये सबसे पहले सेल, यहाँ पर हमने ले लिया सेल, यानी ये जो इतनी आपकी डिवाइस है जिसको मैं डॉटेड लाइन से बतला रहा हूँ, ये क्या है, ये है सेल। ये सेल की हमने जानकारी ली है। अब इसको एक हम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें, एक बाह्य प्रतिरोध, ये बाहर से हमने लगाया तो इसको हम बोल देते हैं बाह्य प्रतिरोध। ये हम इसको लिख रहे हैं आर, इसको बोलते हैं आर एक्सटर्नल, बाह्य प्रतिरोध। तो ये प्लस, इधर माइनस, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना है ई, यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, इधर की ओर जाएगा, यहाँ इसके सिरों पर विभवांतर मान लिया कितना है वी, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस पर मान लिया कितना है वी आर। तो अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है ये हम देखें। नंबर एक, यहाँ पर हम देखें करंट, कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट का ओम के नियम के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है V बाई आर, यहाँ V की बजाय कितना है E, तो E बाई आर, E बाई आर, आर तो दो है, एक ये आर और एक आर, तो ये टोटल आर, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये होता है आर प्लस आर। ये किसके लिए, प्रवाहित धारा, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है उसके लिए फार्मूला है। दूसरे में हम देखते हैं कि ये जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये वी आर पर देखें तो वी इक्वल टू होता है आई आर, आई इंटू आर। तीसरा, इसी टाइप से पोटेंशियल देखें हम, विभव देखें अंदर वाले पे, ये आंतरिक पर वी आर, तो ये कितना होगा आई इंटू आर। फिर अगला देखें फार्मूला, अगले फार्मूले में हम देखें कि सेल के अंदर इक्वेशन क्या होगी सेल की, तो सेल की इक्वेशन होती है नंबर 4, इक्वेशन ऑफ सेल ई, यानी ये जो पोटेंशियल ई है ये दो भागों में वितरित हुआ है, एक यहाँ पर पोटेंशियल वी आर और एक यहाँ पर वी आर, तो टोटल है वी प्लस वी आर, या फिर आप लिख सकते हैं वी प्लस वी आर कितना है आई इंटू आर। तो ये सेल की इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन ऑफ सेल, सेल का समीकरण ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। इसके बाद हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर, इसका फार्मूला होता है ई अपान वी माइनस 1 और इंटू में आता है आर, ई अपान वी माइनस 1 इंटू आर। इसकी हेल्प से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं।
फिर अगला रहता है पावर। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। यानी ये सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी शक्ति खर्च हुई है, यहाँ पर कितनी इसकी पावर या शक्ति खर्च हुई है। तो इसके लिए फार्मूला है पावर का, होता है फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई के लिए हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई अपान आर प्लस आर, ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर इंटू आर। तो ये सेल के लिए अलग अलग फार्मूले। यदि किसी सेल को एक्सटर्नल बाह्य रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाए तो करंट, पोटेंशियल, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल, फिर सेल की इक्वेशन, समीकरण, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आखिरी के दो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें प्रतिरोध में कितना पावर कंज्यूम हुआ है, कितनी शक्ति खर्च हुई है, ये फार्मूले से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन आपको दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट बैटरी। दो रेजिस्टेंस है और दोनों ही 1-1 ओम के हैं, 1-1 ओम। इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है, और बैटरी के साथ कैसा जोड़ा है? सीरीज में जोड़ दिया है। बैटरी है 12 वोल्ट की, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या सेल, ये आर की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 आपको वैल्यू दी हुई है ओम। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी आई, वो करंट की वैल्यू आपको निकालना है। यानी सीरीज़ में दो रेजिस्टर जुड़े हैं बैटरी के साथ 12 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। तो आपको क्या निकालना है? करंट फ्लो। तो करंट के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला बतलाया है, ई अपान आर प्लस आर। तो आपको ई दिया है, ई कितना दिया है? 12 वोल्ट, ई दिया है। कैपिटल आर अभी मालूम नहीं है, स्मॉल आर आपको दिया है, तो कैपिटल आर इन दोनों को मिला करके कैपिटल आर होगा। तो ये दोनों किस में है? सीरीज़ में, आर एस, और सीरीज़ में थे तो दोनों सेम वैल्यू के हैं, तो ये हो जाएगा एन आर। तो आर एस की वैल्यू कितनी होगी? एन है 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो ये आर एस की वैल्यू निकाल ली आपने। तो आप फार्मूले में वैल्यू रख दें, आई इक्वल टू ई कितना है? 12 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट के साथ आर मतलब ये कैपिटल आर एस, ये है 2 ओम, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 0.4। तो ये हो जाता है 12 अपान 2.4। यहाँ डेसिमल हटाए तो ऊपर एक 0 लगा दे, तो हो जाएगा 120 अपान 24, और ये 5 से कट जाता है, 24 बन जाए 25, 5 जा 5 बार कटेगा, तो ये आ जाएगी 5 एम्पियर की करंट। तो यदि किसी सेल जिसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, और 1 ओम के रेजिस्टेंस जो सीरीज में जुड़े हैं इनको बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इस प्रकार से हम सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ रूल हैं। तो दो अलग अलग रूल हैं
अब वो क्या रूल है ये समझ ले, उनको हम बोलते हैं किरचॉफ रूल, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। अब ये दो होते हैं, एक होता है KCL और दूसरा होता है KVL, KCL और KVL। पहला है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्ट लॉ। पहला है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, दूसरा है किरचॉफ का विभव संबंधी नियम। तो पहला वाला क्या है वो आप समझ लें, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अलग अलग मैं करंट ले रहा हूँ, I1, I2, I3, I4, I5, और जहाँ पर ये मिल रही है जंक्शन है एक, ये इसको मैं J मान लूँ, एक जंक्शन है, संधि है। तो इस KCL लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, किसी जंक्शन पर मिलने वाली टोटल करंट का सम होता है 0। सम के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा का, ये समेशन का। टोटल करंट जो है वो हमेशा कितनी होगी, 0। कि इस जंक्शन पर, इस संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा I = 0। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो करंट है कैसी है, इनकमिंग है, आने वाली जो करंट है वो होती है पॉजिटिव, और करंट जो है जाने वाली है, आउटगोइंग जो है बाहर जाती है, वो होती है नेगेटिव। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सबसे पहले देखें I1, ये जंक्शन पर आती है, इनकमिंग है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। I2 ये बाहर जा रही है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। I3 ये इनकमिंग है, आने वाली इनकमिंग है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। फिर देखें I4 जाने वाली है तो होगी नेगेटिव। I5 ये भी जाने वाली है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। और इनका टोटल कितना होगा, 0। या फिर पहले हम ले लें पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो I1 और I3 आने वाली है तो ये यही रखे, I1 + I3, और जाने वाली जितनी नेगेटिव है सबको उधर ले जाए तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, I2 + I4 + I5। यानी ये एक और रूल हमारा बन जाता है कि आने वाली करंट, ये इनकमिंग है, आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर है। सम ऑफ इनकमिंग करंट = सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये करंट संबंधी नियम है, ये किसी जंक्शन के लिए, किसी संधि पर आने जाने वाली करंटों का कुल योग 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ ने बतलाया है, ये सिंपल टाइप का आपका एक लॉ है। इसी में यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलग अलग करंट दे दें और किसी एक करंट की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लें कैसा दिया है, एक आपको दिया है I, दूसरा दिया है, एक दिया है I, दूसरा दिया है 5 एम्पियर, तीसरा है बाहर की ओर, और ये है 3 एम्पियर। बाहर की ओर है 3 एम्पियर, फिर अंदर की ओर है, अंदर की ओर ये है 2 एम्पियर, और फिर अंदर की ओर आपको दिया है 4 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ I का मान आपको ज्ञात करना है। ये जो आने वाली करंट है, 5 अलग अलग करंट दी है जंक्शन पर, ये क्वेश्चन है, और आपको I की वैल्यू निकालनी है। तो I से स्टार्ट करें, आने वाली और जाने वाली टोटल करंट का योग होता है 0। तो कैसे सॉल्व करें हम, I आने वाली है इनकमिंग तो ये होगी प्लस,
फिर इधर से जाने वाली है तो माइनस, फिर ये भी जाने वाली है तो माइनस, फिर आने वाली है 2 एम्पियर तो ये है प्लस, फिर 4 एम्पियर आने वाली है तो ये है प्लस, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में देख लें ठीक से कि हमने वैल्यू ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। इसमें आई ये होगी 5 और 3 -8, 4 और 2 6 बराबर 0। आई 6 - 8 -2 इक्वल टू 0। -2 को उधर ले जाएं तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये जो आई है जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 एम्पियर। तो आउटगोइंग इनकमिंग करंट वाला फार्मूला लगा करके आप बतला सकते हैं कि कितनी करंट जो क्वेश्चन में पूछी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला नियम था केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। दूसरा नियम थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो इस नियम को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पर उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बतला दूं न्यूमेरिकल की हम कैसे सॉल्व करें। एक आपको बैटरी दी हुई है 2 वोल्ट की, एक 2 वोल्ट की बैटरी है। 2 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है 3 सेम रेजिस्टेंस के साथ। 3 ये 2 वोल्ट की बैटरी, इसको कनेक्ट किया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये है 3 ओम, यहाँ भी है 3 ओम, यहाँ भी है 3 ओम। यहाँ से करंट फ्लो होती है आई। तो एक बैटरी 2 वोल्ट की जिसको हमने 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस के साथ डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया है। तो हमको क्या पता करना है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू निकालना है। तो करंट का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है E/R। अब यहाँ R तो 3 है तो यहाँ R टोटल निकाल लो। तो E आपको मालूम है, E कितना है 2 वोल्ट, बस आपको R निकालना है। तो क्या करें, ये सभी की वैल्यू सेम है, ये भी R, ये भी R, यहाँ ये भी R, 3 R है। तो पहले इन 2 R को सॉल्व कर लें, 2 R को। तो ये देखें ज़रा ध्यान से, सीरीज़ में है कि पैरेलल है, आपस में जुड़े हुए हैं एक ही पॉइंट से, तो ये होंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में होता है R1 + R2, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। अब यहाँ है 6 ओम, तो ये इसको मैं मिटा दूँ। और अब जो डायग्राम है, अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, अब आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम। या R और R कितना हो गया 2R। अब R और 2R देखें किस में जुड़े हुए हैं, पहला सिरा इधर से, दूसरा सिरा इधर से, तो दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए। ये है पैरेलल में, तो पैरेलल निकालने के लिए फार्मूला RP, डायरेक्ट फार्मूला बतलाया था आपको, R1 R2 अपान R1 + R2। तो ये आपको दिया है R + 2R अपान R × 2R, ये फार्मूला। तो ये कितना होगा, ऊपर होगा 3R, नीचे काटना नहीं है, गुणा भी नहीं करना है, 2R। एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो RP कितना आया 3/2R। RP की वैल्यू कितनी आ गई, RP की वैल्यू आती है 3/2R।
तो इस टाइप के यदि कभी तीन एक साथ जुड़े हुए ट्रेंगल पर सेम हो तो आंसर कितना होगा 3/2 आर। अब यहाँ वैल्यू रख दे करंट में ई, ये आपको कितना दिया है, सॉरी अब यहाँ पर वैल्यू देख ले 3/2 आर, आर कितना है 3 है, तो कितना बनेगा ये, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/2। आरपी का जो फार्मूला है ऊपर होता है प्रोडक्ट और नीचे होता है सम, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है। R1 R2, R1 है R, R2 को ले लिया 2R, नीचे है R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है अभी, 2R और नीचे R प्लस 2R 3R, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो ये जो पैरेलल है इसमें आता है 2R/3। तो अब ये आंसर हमेशा याद रखना है कि यदि किसी ट्रेंगल में ऐसा ट्रेंगल दिया है, तीनों में R R R है, तीनों को मिलाएं तो कितना होगा 2R/3। तो ये डायरेक्ट आंसर भी याद रख लेना कि किसी ट्रेंगल की तीनों साइड पर R R R है तो टोटल रेजिस्टेंस होता है 2R/3। अब ये जो 2R/3 इसमें R था, आपको मालूम है R कितना है 3 ओम, तो ये लिख देंगे 2 × ये 6 में हटा रहा हूँ, हाँ यहाँ लिखा 2R, तो R हमारा है कितना 3, अपान में भी है 3 से 3 कट जाएगा, तो RP कितना आ जाएगा 2 ओम। और यहाँ वैल्यू रख दे करंट के लिए ई कितना है 2, टोटल कितना आया 2 और अपान में 2 से कितना हो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की करंट इस ट्रेंगुलर सर्किट से फ्लो होगी। यदि ट्रेंगल में तीनों सेम हो और सभी की वैल्यू R हो तो फार्मूला होता है 2R/3 और R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 3 ओम, तो यहाँ R की जगह 3 रखें, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 ओम। और फार्मूले में वैल्यू रखें E/R, ई 2 वोल्ट दिया है तो यहाँ 2 वोल्ट लिखा और नीचे कितना टोटल है R, ये कैंसिल हुआ तो 1 एम्पियर करंट आया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ बचा हुआ है, थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं अगले लेक्चर में बता के इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। आज इतना ही, जय हिंद।